Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our lecture number 2 from chapter number 1, cell wall and plasma membrane. First of all, a short message from me, that is tomorrow never comes. Start studying today. आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें, कल किसने देखा है. Now let's start our lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या. इसमें हम डिस्कस करेंगे लोकेशंस, केमिकल कंपोजिशन, सिग्निफिकेंस मिडल लैम्ब्डा की, प्राइमरी सेल वॉल की और सेकेंडरी सेल वॉल की. उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे केमिकल कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. उसके बाद हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कस करेंगे और एंड पे जो है वो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रेगुलेटिंग सेल्स इंटरेक्शन रोल डिस्कस करेंगे इन देयर एनवायरनमेंट. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल वॉल. सेल वॉल प्रेजेंट ही प्लांट में होती है या प्रोकैरियोट्स में या फंजाई में, लेकिन एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती. प्लांट सेल वॉल सिक्रीट भी सेल से ही होती है और consist of 3 main layers. Number 1 primary cell wall, number 2 middle lamella and number 3 secondary cell wall. उसके बाद है सेल वॉल. सेल वॉल पहले ही डिस्कस किया है कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में और फंजाई में, लेकिन इसकी जो है कंपोजिशन वो डिफरेंट होती है. प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और फंजाई की सेल वॉल जो है वो मेड अप ऑफ काइटन. अब जो है वो सेल वॉल होती क्या है, सबसे बिल्कुल आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. और जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से इनर होती है, लेकिन सेल वॉल जस्ट प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स में. अब जो प्लांट सेल वॉल है वो सिक्रीट भी उसी सेल से होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और जो है वो उसकी 3 लेयर्स हैं. नंबर 1 प्राइमरी सेल वॉल, नंबर 2 मिडल लैम्ब्डा एंड नंबर 3 सेकेंडरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल वो है जो डेवलप होती है जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो न्यूली सेल ग्रो करता है, न्यूली सेल डेवलप होता है, उसके दौरान डेवलप होती है और इसको ट्रू वॉल भी कहते हैं. और जो हर सेल है वो प्राइमरी सेल वॉल प्रोड्यूस करता है और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, इनर टू द मिडल लैम्ब्डा. मिडल लैम्ब्डा मिडल में होती है 2 एडजेसेंट सेल्स के सेल वॉल के मिडल में. अब जो प्राइमरी सेल वॉल है, एक तो वो बहुत पतली होती है और बहुत फ्लेक्सिबल, लचकदार होती है, और ये कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स. ये जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये क्या हैं, ये एक्चुअली सेलुलोज के चेन के बंडल्स हैं, ठीक है, जो अरेंज होते हैं क्रिस क्रॉस मैनेजमेंट में, अरेंजमेंट में, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ सेल को प्रोवाइड होती है, स्ट्रेंथ मिलती है. उसके बाद जो प्राइमरी सेल वॉल है वो इज अडॉप्टेड टू ग्रोथ किसी भी सेल को, किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है. अब इस स्लाइड में जो हमें डायग्राम नज़र आ रही है उसमें क्लियरली प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चर, जिसमें जो है हम इसका क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन और सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स और मिडल लैम्ब्डा, प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्लियर नज़र आ रहा है. मिडल लैम्ब्डा प्रेजेंट होती है 2 एडजेसेंट सेल वॉल्स के दरमियान. प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है मिडल लैम्ब्डा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. इनके दरमियान में अब जो क्रॉस लिंकेज है ग्लाइकन का, और वो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ. और उसके बाद सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं. उसके बाद पेक्टिन है, ये वो सब्सटेंस हैं जो मिलकर जो है वो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं. उसके बाद डिस्कस करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली इन सेक्लेरेनकाइमा सेल्स. अब जो है प्लांट सेल
वो उस possessing secondary cell wall and generally dead and provide support for the plant. generally dead होते हैं ये उस टाइम पे जो है वो डेवलप होते हैं जब सेल जो है वो अपनी मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाता है, जो कि जहाँ पे इसकी जो कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है और अब जितना थिक होना होता है इस सेल ने वेरी मच थिक एंड रिजिड हो जाता है, इसीलिए फर्दर जो है वो ग्रोथ अलाउ नहीं करता. इट डज़ नॉट अलाउ फर्दर ग्रोथ, क्योंकि वो अपनी प्यूबरिटी को पहुंच जाता है ये सेल, और इस वजह से इसको डेड भी कहते हैं और ये रिजिड हो जाता है. और इसके अंदर भी जो है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और वैक्सीज के मॉलिक्यूल्स होते हैं. और जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं बिल्कुल प्राइमरी सेल वॉल की तरह ये भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मैनेज होते हैं. और उसके बाद जो है वो लिग्निन प्रोवाइड करती है सिमेंटिक बिहेवियर, मतलब क्या करती है कि ये एंकर्स सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स टुगेदर एंड इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडनेस. उसके बाद है सेकेंडरी सेल वॉल, डेफिनेट शेप और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मिडल लैमेला. मिडल लैमेला पहले ही जो है वो स्ट्रक्चर में भी देखा हमने कि 2 एडजेसेंट सेल वॉल्स के दरमियान प्रेजेंट होती है, और ये कंपोज्ड ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स. कैल्शियम सॉल्ट कौन से होते हैं? पेक्टिक एसिड्स और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है. अब जो मिडल लैमेला है वो नेबरिंग सेल को टाइटली टुगेदर रखती है. अब जो सेल वॉल है वो असल में होती है पोरस, मींस के सेल वॉल जो है वो उसके सेल वॉल के अंदर जो है पोर्स होते हैं जिनको हम पिट्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से जो है वाटर और डिजोल्व मटेरियल के पैसेज अलाउ की जाती है. उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल प्रोवाइड करती है डेफिनेट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल वॉल. ये 2 पॉइंट जो है वो एक सेल वॉल के हैं और एक सेकेंडरी सेल वॉल के हैं. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये 3 स्ट्रक्चर्स. इसमें मिडल लैमेला दिखाई हुई है सेल वॉल्स ऑफ एडजॉइनिंग सेल. इसमें सेल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है. सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेकेंडरी सेल, और मिड में जो ब्लैक कलर की ये मिडल लैमेला, और मिडल लैमेला के दोनों साइड पे ऑरेंज कलर की जो है वो प्राइमरी सेल वॉल. ये 2 एडजेसेंट सेल्स की मिडल लैमेला को शो किया गया है. उसके बाद अगर हम इस पिक्चर में देखें तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर जिसमें मिडल लैमेला आउटर साइड पे, उसके बाद पेक्टिन, हेमी सेलुलोज और इनर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑनर्ड सेल वॉल, और उसके बाद सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो कि क्रिस क्रॉस मैनेज में एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस मैनेज में अरेंज हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसको स्ट्रेंथ मिलती है प्लांट को और प्लांट सेल्स को. नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या फिर सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसको ये भी कहा जाता है, और ये कंट्रोल करती है पैसेज ऑफ मटेरियल्स को आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल. अब ये ऑल लिविंग प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होती है, और ये डेफिनेटली शेप और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल्स को. कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन 60 to 80% प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं. लिपिड जो होते हैं वो 20 to 40% जो कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल्स प्रेजेंट होते हैं. स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होते हैं जिनको हम ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कहते हैं. उसके बाद इसका अगर स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? इसमें मॉडल प्रपोज किया गया था जिसमें कहा गया था कि मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, जिसके अंदर एक लेयर जो है वो सैंडविच फॉर्म में प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड होती है. एक लेयर जो है वो ऊपर और एक लेयर नीचे होती है बाइलेयर.
2 लेयर्स होगी फॉस्फोलिपिड्स की। इनके दरमियान में जो प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल वो है, कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड फुली होती हैं और कुछ पार्शली होती हैं, और जो प्रोटीन्स है वो इस तरह स्कैटर्ड होती हैं इरेगुलर पैटर्न में, जैसे एक समंदर के अंदर जो है वो बर्फ़ के टुकड़े तैर रहे होते हैं। अब जो पैटर्न है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटीन का वेरी होता है फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, और बहुत सरफेसेस पे भी ऊपर और नीचे डिफ़र करता है। और मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 7 नैनोमीटर थिक है। उसके बाद ये हम पैटर्न, ये स्ट्रक्चर जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, इसमें बाइलिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एक इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल और एक इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। इनके दरमियान में जो प्रोटीन्स हैं एम्बेडेड फॉर्म में आपको नज़र आ रही हैं, जैसे इस तरह होती हैं जैसे समंदर में फ्लोट कर रहा होता है आइस का कोई टुकड़ा। ठीक है, अब जो है वो लिपिड पार्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो 2 लेयर्स पे बाइलेयर हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अरेंज इस तरह से होता है कि एक इसका जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो फेस ईच अदर वाइल हाइड्रोफिलिक एंड्स आर अपेयर्ड। ये जो बाहर वाले आपको नज़र आ रही हैं इसकी अपेयरेंस जस्ट इस तरह से है, और ये जो हेड वाली साइड है इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक एंड, और जो एक दूसरे की तरफ ये आपको नज़र आ रही हैं इन साइड जस्ट लाइक ये फाइबर्स एक दूसरे की तरफ इस तरह से, इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक एंड। इनर साइड जो है वो, ये साइड जो है वो, इसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक एंड। उसके बाद जो है वो स्टेरॉइड की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, वो भी इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दरमियान में कुछ कुछ फासले पे प्रेजेंट हैं। जस्ट ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है, इसकी कोई सिमेट्री नहीं है। इसके जो 2 सरफेसेस हैं उनको जब हाफ किया गया तो उसमें कोई दोनों आइडेंटिकल नहीं थे। ओके, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें है कि सबसे पहले जो है वो एक इसका फंक्शन ये है कि फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को कंट्रोल करता है, और उसके बाद इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कंट्रोल करता है, और फॉस्फोलिपिड्स में, और जिस तरह कंसनट्रेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड में ज़्यादा हो जाते हैं तो बाइलेयर ज़्यादा फ्लूइड बनाती है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो मोर फ्लेक्सिबल हो जाती है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि स्टेबलाइज करता है फॉस्फोलिपिड्स को एट अ बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद जो है ओवरऑल लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का, और ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। और जो कॉन्जुगेटेड लिपिड हैं जिनको हम ग्लाइकोलिपिड्स भी कहते हैं वो वर्क करते हैं एज अ सेल सरफेस मार्कर। अब जो सेल सरफेस मार्कर क्या होता है आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ये वो हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं दूसरे सेल्स को। एक तो ये है कि वो एक जैसा काम करने के लिए सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है, दूसरा वो एक जैसे सेल्स साथ रहने के लिए आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे सेल्स को। और ये सरफेस मार्कर्स इनकी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं दूसरे सेल को। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इस तरह से है कि ये प्रोटीन्स एक्ट करती हैं एज अ एंजाइम, ये प्रोटीन एक्ट करती हैं एज अ चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल या कैरियर, ये प्रोटीन एक्ट करती हैं एज अ रिसेप्टर, और ये प्रोटीन एक्ट करती हैं एज एन एंटीजेंस। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंजाइम को। कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की जो है वो एंजाइमेटिक फंक्शन है, वो परफॉर्म करती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जो है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन एक है एडिनिलेट साइक्लेज, जो कैटालाइज करती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक एएमपी, अ सेकंड मैसेंजर, जिसको हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं, जो एज अ मैसेंजर एक्ट करती हैं इन द ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। जो चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन में क्या होता है कि कुछ जो है वो
सर्टेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स में। कुछ प्रोटीन जो हैं वो सिंपली उनमें से सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ चैनल बना हुआ होता है, सिंपली जो है वो मटेरियल मूव कर सकते हैं, सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दूसरी जो है वो कैरियर प्रोटीन वो पहले कैरी करती हैं और उसमें जो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस हैं, आयंस हैं, वो बाइंड करते हैं प्रोटीन के साथ। उसके बाद वो प्रोटीन अलाउ करती है जो है ना इनसाइड द सेल के वो मटेरियल पास आउट हो सके। एक चैनल प्रोटीन और एक कैरियर प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के जो अलाउ करती हैं पैसेज ऑफ मटेरियल या सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड द सेल टूवर्ड्स इनसाइड द सेल। उसके बाद है हम डिस्कस करते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। सम प्रोटीन जो हैं वो एक्ट करती हैं एज अ रिसेप्टर, जो कि रिसीव करती हैं सिग्नल को फ्रॉम अदर सेल्स, और हर ईच टाइप ऑफ रिसेप्टर हैज़ अ शेप दैट अलाउज अ स्पेसिफिक चार्ज टू बाइंड इट। मतलब कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या सब्सटेंस को अपने साथ बाइंड करती है, स्पेसिफिक शेप होती है उस रिसेप्टर की सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जो कि अलाउ करती है कि ये जो है वो इनसाइड द सेल ट्रांसफ़र हो सके, मूव कर सके। बाइंडिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन कॉज अ प्रोटीन्स टू चेंज इट्स शेप। जब मॉलिक्यूल उसके साथ आके बाइंड होगा तो क्या होगा, प्रोटीन की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। देखिए रिसेप्टर प्रोटीन है, जब मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जो है वो शेप चेंज हो गई। शेप चेंज होने के बाद जो मटेरियल क्या है वो अंदर मूव करता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हार्मोन्स सर्कुलेट इन द ब्लड बट बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक टारगेट सेल्स विच हैव द करेक्ट रिसेप्टर साइज। वैसे तो हार्मोन्स ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं, लेकिन वहाँ जाके बाइंड होते हैं जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे उनके रिसेप्टर्स होते हैं, टारगेट सेल्स होते हैं, वहाँ जाके बाइंड करते हैं और अपना काम करते हैं। उसके बाद है एंटीजीन्स। कुछ जो है सरफेस प्रोटीन्स हैं वो एक्ट करती हैं एज एंटीजीन्स। मतलब कि कुछ प्रोटीन्स और एंटीजेंस होती हैं जो एनेबल करती हैं सेल को ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके अदर सेल्स को, फॉर एग्जांपल फॉरेन एंटीजेंस को, ताकि वो अटैक करे बाय इम्यून सिस्टम। जो हार्मफुल हैं उनको अलाउ नहीं करती उन मॉलिक्यूल्स को, जो हैं वो फाइट करती हैं अगेंस्ट द एबनॉर्मल एक्टिविटी। नेक्स्ट है रोल्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन एज सेल सरफेस मार्कर। सबसे पहले सेल सरफेस मार्कर्स क्या होते हैं? सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट है और एक्ट करते हैं एज अ सेल मार्कर, आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्निशन करने के लिए पर्टिकुलर सेल टाइप। इसमें से मोस्टली ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और इसमें क्या है, ये जस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, जस्ट लाइक नेम टैग्स, जस्ट लाइक साइन बोर्ड्स ऑफ शॉप्स या क्लासरूम के बाहर जैसे साइन बोर्ड्स होते हैं कि हम आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब ये इन्वॉल्व होती है सेल टू सेल रिकॉग्निशन में, ताकि वो एक साथ स्टिकिंग करेक्ट सेल्स टुगेदर इन टिश्यूज, एक साथ जो है वो अटैच रहें सेल टिश्यू के अंदर और एक जैसा काम करें, या फिर जो है वो एक सेल जो है वो दूसरे की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सके। उसके बाद डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल्स इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के हम सेल का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। बाय कंट्रोलिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल, के हम ट्रांसपोर्ट जैसे मटेरियल होता है किस तरह ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑकर्स टू। क्यों ट्रांसपोर्ट होता है? क्योंकि न्यूट्रेंट ऑब्टेन करने होते हैं, न्यूट्रेंट चाहिए होते हैं सेल को, या उसने वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करना होता है, या फिर यूजफुल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना होता है, या फिर आयनिक ग्रेडियंट को जनरेट करना होता है। वो आयनिक ग्रेडियंट जो एसेंशियल होता है मस्कुलर एक्टिविटी के लिए या नर्वस एक्टिविटी के लिए। उसके बाद एक सूटेबल पीएच को मेंटेन करना होता है उस सिस्टम के लिए, उस सेल के लिए, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन को सेल के अंदर जो एंजाइम एक्टिविटी करनी होती है, प्रोटीन्स बनानी होती हैं, या और बहुत सी ऐसी चेंजेस, बहुत सी ऐसी एक्टिविटी जो सेल के अंदर एंजाइम्स कर रहे होते हैं, उनको ऑब्टेन करने के लिए कंसंट्रेशन को जो है वो मेंटेन करना होता है, आयनिक कंसंट्रेशन को और एज वेल एज सूटेबल पीएच को। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करता है एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल क्या होता है कि इट अलाउज सम डिजॉल्व सब्सटेंसेस टू मूव अक्रॉस, फाइल इट कुछ को वो जो है अलाउ करता है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से
सेल के अंदर क्रॉस कर सकें कुछ मॉलिक्यूल को, सब्सटेंसेस को, वाइल जो यूज़फुल हैं, जिनकी ज़रूरत है, सिर्फ उनको अलाउ करेगा, बाकी को वो इनहिबिट करेगा, मना कर देगा, बिल्कुल उनको अंदर आने नहीं देगा। उसके बाद लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो मोर इजीली क्रॉस करती हैं देन अदर्स, और कुछ जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, गैस मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ये सब जो है बीइंग अ न्यूट्रल कैन ईजीली क्रॉस, वाइल आयंस जो हैं बीइंग चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रल ज़्यादा इजीली हो जाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल ज़्यादा इजीली हो जाएंगे, जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, चार्ज मॉलिक्यूल पार्टिकल्स हैं, आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो इस डिफ़िकल्टी के लिए जो है वो फर्दर प्रोसेसेस हैं फॉर मूवमेंट अक्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। उनके कुछ 4 बेसिक मैकेनिज्म हैं, जिनमें डिफ्यूजन आती है, जिसमें लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। उसके बाद ऑस्मोसिस आती है, जिसमें लिक्विड फ्लो करता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और पैसिव प्रोसेसेस होते हैं, पैसिव जिनमें एनर्जी एज सच रिक्वायर्ड नहीं होती। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें एटीपी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसके थ्रू जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूवमेंट नहीं हो सकती, अक्रॉस नहीं कर सकते मॉलिक्यूल विदाउट एनी एनर्जी, एटीपी मॉलिक्यूल। और कुछ बल्क ट्रांसपोर्ट है, फॉर एग्जांपल एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, दोनों आर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस। ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसमें हमने डिस्कस किया जो है वो सेल वॉल और उसकी लेयर्स, उसके बाद हमने इसका फंक्शन, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो फंक्शंस डिफरेंटली लिपिड्स का, प्रोटीन्स का, और उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सेल सरफेसेस के बारे में पढ़ा, मार्कर्स के बारे में पढ़ा, और उसके बाद इसका रेगुलेशन ऑफ सेल इसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन इट्स एनवायरनमेंट हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे 3rd लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।